साइंस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन शरीर के लिए जिस प्रकार उपयोगी है, उससे ही हमारा स्वास्थ्य बना हुआ रहता है। भोजन में जो भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उनके द्वारा ही हमारी शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस अध्याय में हम भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भोजन के मुख्य घटक में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी कार्य को संपन्न कराते हैं, जिससे शरीर में होने वाली कमी को या रोग की कमी को दूर इन विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही दूर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर सबसे मुख्य स्रोत है, जो कि भोजन के साथ साथ शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमारे शरीर का मुख्य एक पोषक तत्व है, जो प्रोटीन अल्प या शारीरिक दुर्बलता आने पर इस शरीर को विषम परिस्थितियों में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के साथ विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जो शरीर के अंदर कई प्रकार के रोगों व दुर्बलताओं को दूर करने में काम आते हैं। वसा भी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है, जो शरीर को समय समय पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के साथ हम बात करते हैं खनिज लवण। तो शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए खनिज लवण सबसे मुख्य पोषक तत्व माना गया है। यहाँ तक कि खनिज लवण की कमी के कारण शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, अर्थात निर्जलीकरण भी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। तो पोषण जो है शरीर में एक सबसे अहम भूमिका निभाता है कि पोषण होता क्या है। हम बात करते हैं कि जीव अपने शरीर द्वारा जब भोजन को अंतर्ग्रहित करता है, यानी कि जब हम भोजन को चबाते हैं, खाते हैं, तो उसके द्वारा जो भी भोजन में मौजूद पोषक तत्व होते हैं, वो सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उन पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया ही भोजन द्वारा उन पोषक तत्वों को उपयोग में लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, जो कि शरीर की संपूर्ण दुर्बलताओं के दूर में काम में आती है। तो यहाँ बात करें कि पोषण प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव शरीर ही क्यों न हो, जो कि शरीर में अंतर्ग्रहण कर पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया जो कि प्रत्येक जीव के द्वारा अपने जीवन में संपन्न की जाती है, वो कहलाता है आपका पोषण। इसके बाद भोजन के वह घटक जो शरीर की वृद्धि और विकास की क्रिया हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के वह घटक जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, यानी कि भोजन के वह घटक माने जाते हैं जिसमें हमने माना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण, जो कि हमारे शरीर और विकास की वृद्धि के लिए हमें समय समय पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो हमारे पोषक तत्व या पोषक कहलाते हैं, जिनको या जिनके द्वारा हमारे शरीर में भोजन द्वारा इनकी आपूर्ति कर कई प्रकार के रोगों से निजात पाई जाती है, अर्थात से छुटकारा पाया जाता है, यानी कि ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन क्या होता है कि भोजन संतुलित कब बनता है या कब बनाया जाता है। संतुलित भोजन की प्रक्रिया बहुत ही इजी है। हम समझे तो हम हर घर में रोजाना हम खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं पहले बनाने से पहले कि किस भोजन के अंदर कौन सा पोषक तत्व मौजूद है, जो कि हमारी शरीर की होने वाली दुर्बलताओं या कमियों को दूर कर सके। तो उन पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ सभी पोषक तत्वों से युक्त
भोजन ही संतुलित भोजन कहलाता है। अब सभी पोषक तत्वों से युक्त हम कैसे माने कि भाई कौन सा भोजन सभी पोषक तत्वों, तो जैसे कि भोजन रोटी सब्जी डेली खाते हैं पर उसके साथ साथ अन्य दूध छाछ दही या अन्य कोई भी सलाद वगैरह या अन्य संतुलित रूप से ग्रहण की जाने वाली जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या यहाँ तक कि प्याज है, यहाँ तक कि आपके टमाटर, खीरा और कई प्रकार का ग्रीन सलाद या जिसे हम हरा सलाद भी कहते हैं, अगर वो सभी भोजन के साथ प्रतिदिन अगर उपयोग में लिए जाएं तो वह सभी हमारे शरीर के अंदर जाकर सभी संपूर्ण रूप से सभी पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं, जिससे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों की एक साथ पूर्ति होने से किसी भी प्रकार की विकृति या किसी प्रकार की बीमारी होने का कोई भय नहीं रहता है। तो सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन जो है वह संतुलित भोजन कहलाता है, जो कि एक मानव के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। परंतु यह मानव सबसे बुद्धिजीवी जीव माना गया है, तो उसके लिए संतुलित भोजन का होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित भोजन के कार्य क्या हैं। तो संतुलित भोजन का पहला जो कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को, यानी कि हमें अधिक से अधिक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के कीटाणु जीवाणु वायरस से लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार इसका दूसरा कार्य दिमाग को तेज व स्वस्थ बनाता है। अगर हम अच्छा या स्वस्थ या संतुलित भोजन करते हैं तो उसमें हमारा जो दिमाग है वो तेज भी होता है, अर्थात तेज का मतलब ये है कि तेज का यानी सुचारू रूप से हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है, स्वस्थ बनता है। तीसरा इसका कार्य लाभ है शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यानी शरीर के साथ साथ शरीर तो वृद्धि करता ही है, इसका विकास होता ही है, पर साथ ही साथ हमारी मानसिकता का हमारे दिमाग का भी विकास होता है, जिससे हमने सोचने समझने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। इसके साथ अगला जो इसका कार्य लाभ है वो है शरीर को मजबूत बनाता है, यानी कि शरीर को सख्त मजबूत बनाने का कार्य भी भोजन ही करता है। यानी जैसे हड्डियों का मजबूत होना, ये जैसे भोजन में खनिज लवण में खनिज लवण में आपके कैल्शियम, फास्फोरस, ये कई प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर मजबूत भी बन जाता है। तो ये चार संतुलित भोजन के क्या थे, कार्य या फिर इसके लाभ है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर को ये कार्य या ये लाभ होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारे टॉपिक है वह है असंतुलित भोजन। अब ये संतुलित से असंतुलित कैसे हुआ, ये असंतुलित भोजन जो है ये कब और किस कंडीशन में बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि घर में हम जो भी भोजन बनाते हैं या कोई भी ऐसा भोजन जब बन जाता है जिससे हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है या बीमारी हो जाती है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से असंतुलित भोजन ग्रहण करने से बीमारी का होना या कमी का होना। तो किसी भी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की भोजन में कमी, या तो किसी भी एक पोषक तत्व या फिर एक से अधिक पोषक तत्व की भोजन में कमी असंतुलित भोजन वह कहलाता है। यानी कि हम सीधे बात करते हैं कि भोजन के अंदर या तो एक या फिर एक से अधिक अगर किसी भी एक पोषक तत्व की या उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग या विकृति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं असंतुलित भोजन के कारण हमारे शरीर के अंदर क्या हानि होती है और इसके कार्य क्या हैं। ये सबसे पहले जो असंतुलित भोजन है ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, घटाता, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है, जिससे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती है। तो इससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। दूसरा है यानी कि संतुलित भोजन का विपरीत है, दिमाग को कमजोर कर देता है और अस्वस्थ बनाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की बुद्धि या क्षमता जो भी है वो क्षीण हो जाती है, जिससे दिमाग सोचता तो है परंतु कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता। तीसरा है शारीरिक व मानसिक विकास
नहीं होता है, यानी कि शरीर का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, और साथ के साथ ही मानसिक यानी दिमाग का भी विकास रुक जाता है, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है। इसके बाद इसका चौथी यानी अगली जो हानि है वो है शरीर कमजोर हो जाता है, यानी कि शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ही क्षीण और कमजोर हो जाता है और उसके अंदर दुर्बलता आ जाती है। तो ये थे हमारे असंतुलित भोजन के परिभाषा और उसकी हानियां, जो कि संतुलित भोजन का ही कुछ विपरीत है। अब हम बात करते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण जो है शरीर में लंबे समय तक एक या फिर एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, शरीर में लंबे समय तक एक या फिर एक से अधिक पोषक तत्व, वही पोषक तत्व जो कि भोजन में पाए जाते हैं। अब हम लगातार भोजन करते रहते हैं, डेली करते हैं, अब एक तो हम कम खाते हैं, कई बार ज्यादा खा लेते हैं, या फिर ऐसी स्थितियां जिसमें हम रोजाना किसी भी प्रकार से किसी पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, या तो गरीबी हो सकती है, या अशिक्षा हो सकती है, कोई भी रीजन उसका हो सकता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति विशेष को उस पोषक तत्व की कमी से सामना करना पड़ सकता है, अर्थात उसको वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, या फिर उस एक से भी अधिक नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो कुपोषण कहलाती है। अब कुपोषण जो है वो अपने आप में दो प्रकार का है। सबसे पहले है आपका अल्प पोषण। अल्प पोषण से तात्पर्य, अल्प पोषण जो है इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि भोजन में पोषक पदार्थों की कमी। यानी अल्प पोषण का मतलब है, अल्प का मतलब है कम, यानी कम से कम पोषक तत्व इसके अंदर हैं। तो वो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी ही क्या कहलाएगी? अल्प पोषण कहलाती है। यानी अल्प का मतलब है कम, यानी कम पोषण भोजन के द्वारा व्यक्ति को मिल रहा है। जैसे कि क्वाशियोरकर और घेंगा जैसे रोग इस अल्प पोषण के कारण होते हैं। क्वाशियोरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब प्रोटीन हम यहाँ पे एक मानते हैं कि अल्प पोषण में प्रोटीन एक हमारा पोषक तत्व है, जिसकी व्यक्ति विशेष में कमी हो जाती है, तो उस प्रोटीन की कमी के कारण व्यक्ति को क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इसका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। इसी के साथ इसका दूसरा जो उदाहरण है अल्प पोषण का वो है घेंगा। घेंगा जिसको हम गायटर या गलगंड रोग भी कहते हैं। ये भी अल्प पोषण में किसी एक पोषक तत्व अर्थात जैसे कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसमें गले में व्यक्ति की सूजन आ जाती है, अर्थात ये आयोडीन की कमी, अर्थात जो हम नमक खाते हैं उस नमक में आयोडीन पाया जाता है, उसकी कमी के कारण ये रोग होता है। तो ये हो गया हमारा अल्प पोषण। दूसरा प्रकार जो है इसकी हम बात करते हैं, दूसरे प्रकार में अति पोषण। अब अति का मतलब होता है अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक जो पोषण है उसके अंदर बात करते हैं कि भोजन में किसी एक पोषक तत्व की अधिकता, यानी कि भोजन जो हम कर रहे हैं उसमें किसी एक पोषक तत्व की अधिकता, यानी कि शरीर में सभी पोषक तत्व नहीं, कोई एक पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर उस एक पोषक तत्व के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मोटापा। मोटापा हमारे वसा का एक सीधा उदाहरण है, क्योंकि वसा युक्त भोजन ग्रहण करने से शरीर में वसा जमा होती है, जिसके कारण व्यक्ति को मोटापा बढ़ जाता है और इसके कारण वह व्यक्ति मोटापे रोग से ग्रसित होने के कारण उसको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप होने की संभावनाएं, शुगर और बीपी यानी ब्लड प्रेशर, कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये था हमारा अति पोषण। अति का मतलब आवश्यकता से अधिक भोजन के अंदर किसी एक पोषक तत्व की अधिकता का होना, और उसका उदाहरण हमने लिया है मोटापा। मोटापा सीधा उदाहरण जाता है, इससे वसा की अधिकता के कारण होता है मोटापा। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा भोजन के मुख्य घटक भी पढ़े हैं, पोषण की परिभाषा भी पढ़ी है, संतुलित असंतुलित भोजन उनके कार्य लाभ हानि हमने देखी है। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं भोजन के मुख्य घटकों के शरीर में होने वाले कुप्रभाव या इनसे होने वाली हानियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन जो है ये शरीर के अंदर क्या प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक या एक से अधिक विटामिन की कमी। अब एक या एक से अधिक विटामिन की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो उसकी कमी के कारण शरीर के अंदर अलग अलग
अंगों में अलग अलग विकृतियों का उत्पन्न होना तय है। जैसे कि मान लीजिए कि विटामिन ए से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी का जैसे कि आप सब जानते होंगे ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है, जो अंधेरे में या शाम के समय जब अंधेरा होने लगता है तो व्यक्ति को इसमें धुंधला या कम दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं कि रात में व्यक्ति को इसमें दिखाई देता है परंतु न के बराबर, जिससे कि वो कहीं भी गिर सकता है, उसके साथ घटना हो सकती है। तो रात में नहीं दिखाई देना इसका लक्षण है विटामिन ए का, और इसके कारण होने वाला रोग है रतौंधी। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 4 अंक का ये चैप्टर है। आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर हम बात करते हैं। तो इन पोषक तत्वों की कमियों में हम सभी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, खनिज, लवण, इनके इससे होने वाले रोग और उनके लक्षण हम बात करते हैं। दूसरा जो है विटामिन वह है B1 जो है इसको हम कहते हैं थायमिन भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है B1 का, विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। इससे होता है बेरी रोग। अब इस बेरी रोग में जो व्यक्ति के अंदर जो लक्षण है वो है पहला कि हृदय का धड़कना कम होना, यानी हृदय की धड़कन इसमें क्षीण अर्थात कमजोर हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर का लो होना भी तय है। यहाँ तक कि इसमें पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, जो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि पेशियां और तंत्रिकाएं हड्ड के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हड्ड पंप करता है तो सभी तंत्रिकाएं अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो ये विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी के कारण होने वाला रोग है हमारा बेरी, जिसमें हृदय का धड़कना कम हो जाता है, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन अर्थात B2 अर्थात विटामिन B2। राइबोफ्लेविन भी इसको बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी के कारण होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें मुख्य लक्षण देखा जाता है जैसे मुख के किनारे, आपने देखा होगा कई बार मुख के किनारे वो होठ फट जाते हैं, तो हम कई बार उन होठ या मुख के किनारों से खून आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी हो चुकी है। जैसे कि हम मानेंगे कि विटामिन B2, तो विटामिन B2 की कमी के कारण ये रोग होता है, जिससे होठ के किनारे व मुख के किनारे फटने लगते हैं और उनसे खून आने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 जिसको हम विटामिन B3 ही बोलेंगे। यहाँ तक ये बात करते हैं कि विटामिन B3 की सीधा जो लक्षण है वो होता है पेलेग्रा। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, विटामिन B3 इसको बोला जाएगा। इसकी कमी के कारण होने वाला रोग का जो नाम है वो है पेलेग्रा। इस पेलेग्रा रोग के कारण व्यक्ति के जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी जीभ और त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है। ये है आपके पेलेग्रा रोग। यहाँ तक इसका दूसरा लक्षण भी हम मानेंगे कि पेलेग्रा रोग में व्यक्ति के बाल भी उड़ जाते हैं, गंजापन भी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी जिसको हम कहते हैं स्कर्वी, यानी कि स्कर्वी सी का मतलब यहाँ पे हमने स्कर्वी इसको बोला है, विटामिन ये ऑलरेडी है तो विटामिन सी से मतलब यहाँ पे स्कर्वी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्कर्वी होता क्या है, इसके लक्षण क्या है शरीर में। तो मसूड़ों से खून का आना, जैसे आपने कई बार देखा हो मंजन करते वक्त या खाना खाते वक्त दांतों से या मसूड़ों से खून आने लग जाता है, या कुछ हल्का सा कुछ चुभने पर या मंजने ब्रश करने पर, जैसे कि ब्रश का लग जाना थोड़ा बहुत, उसके कारण मसूड़ों से अचानक खून आने लगता है। अगर ये खून बार बार आता है तो आपको विटामिन सी की कमी है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर स्कर्वी रोग हो चुका है और मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी में यदि बात करें तो इसकी कमी के कारण जो होता है रिकेट्स। अब रिकेट्स में आपने देखा होगा, रिकेट्स में जो भी हमारे पैर की दोनों हड्डियां हैं वो धनुषाकार अर्थात अंदर की ओर धस जाती है, पैर मुड़ जाते हैं, धनुषाकार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि घुटने मुड़ करके क्या होते हैं, घुटने पास आ जाते हैं और पैर इस प्रकार से
से ये चले जाते हैं तो उसे हम कहेंगे रिकेट्स। यहाँ तक कि ये जो रोग है बच्चों के अंदर अक्सर देखा गया है। और विटामिन डी जो है ये पहले के समय में अधिक होता था, क्योंकि पहले औरतें जन्म से पहले पर्दों में रहा करती थी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, घूंघट में रहने से हड्डियां कमजोर होने के कारण उनकी हड्डियां घूम जाती थी। इसके कारण हो जाता था पैरों की हड्डियों का मुड़ना और घुटनों का पास आना। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई जिसको हम कहते हैं बंध्यता रोधी विटामिन, बंध्यता रोधी विटामिन या इसको बांझपन भी कहा जाता है। विटामिन ई जिसको हम बंध्यता रोधी विटामिन या इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो है बांझपन। अब बांझपन के अंदर जो जनन उपकला होती है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण कई बार औरतें यानी कि स्त्रियां बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, अर्थात वो मां बनने में असक्षम हो जाती है। इसमें पुरुष भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है, अर्थात बांझपन दोनों के अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया है चैप्टर फर्स्ट में भोजन है मानव शास्त्र, जो कि उसमें हमने भोजन के मुख्य घटक, पोषण, संतुलित भोजन, उनके कार्य और लाभ, और यहाँ तक कि असंतुलित भोजन जो कि संतुलित भोजन का विपरीत रूप से होने वाली हानियां, कुपोषण, इसके प्रकार और विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। कल हम अध्ययन करेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। आज के लिए इतना ही समाप्त।